नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह जड़ोदिया उज्ज्वल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों की जो शाखा है, ये शुरुआत की थी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। जब तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। विजयी होने के पश्चात जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, वो गलती मोहम्मद गोरी ने नहीं की। सबसे पहले उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वाई और उसको बंदी बना के अपने साथ काबुल ले गया। और इतिहासकारों में अलग अलग मत है कि जो इस्लामिक इतिहासकार होते हैं कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के मैदान में हो गई, वही उसको बंदी बना के हत्या कर दी गई। और कुछ इतिहासकारों को मानना है कि उसको वहां ले जाया गया, काबुल ले जाया गया और वहां पे वो चंद्र बजाए गए जो प्रसंग है पृथ्वीराज घाटों के अंदर कि वो 4 बाघ अष्ट अंगुर वो एक कहानी के साथ है, तो वो अलग चीज है। पर भारतीय इतिहास में अधिकतर तो चंद्र बजाए की चीज को माना जा रहा है, क्योंकि हसन निजामी है, फिरदौस सिंह है, इनकी किताबों में कोई पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु वहां हुई। चलिए, उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब मोहम्मद गोरी की सेना और इसका जो सेनापति था ऐबक, ये सीधे कहाँ पहुंचे? अजमेर आ गए थे। अजमेर आने के बाद में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के 2 पुत्र थे, गोविंदराज और हरिहर। गोविंदराज और हरिहर दोनों पे दबाव डाला। तो हरिहर जो एक स्वाभिमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने गोरी का जिंदा जुगाड़ करने के बजाय अपने आप को आग लगाना पसंद किया और उसने बिसल देव के जो द्वारा निर्मित महल था, बिसल महल, उसमें बिसल महल को आग लगा दी और उसी आग के अंदर वो खुद सुहा हो गया। तो हरिहर गोविंदराज ने क्या किया? परिस्थिति को देखते हुए गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसका करत सामंत बन गया। इसके बाद गोरी ने गोविंदराज को रणथंभौर का जागीरदार बनाया गया। रणथंभौर का जागीरदार बना दिया। अब गोविंदराज रणथंभौर में अपनी व्यवस्था कर ली। बाद में धीरे धीरे इसी के जो वंशज आएंगे, उन्होंने धीरे धीरे गढ़ का निर्माण वगैरह किया और इसी के अंदर इनके वंशजों में एक प्रतापी शासक आता है, जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह ने अपने साम्राज्य की विस्तार किया और धीरे धीरे वो सल्तनतों से अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश के बाद में जो नादिर शाह, रजिया सुल्तान मिल जाएंगे, तो फिर बाद में वहां की परिस्थितियां गड़बड़ होगी। उन गड़बड़ परिस्थितियों का फायदा उठा के जयद्रथ सिंह और इन लोगों ने, इनके जो वंशज आए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जयद्रथ सिंह ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। सीमाओं का विस्तार करने में सबसे बड़ा योगदान दिया जयद्रथ सिंह के पुत्र हमीरकेर चौहान ने। हमीरकेर चौहान ने अपने पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साम्राज्य विस्तार करने में। जब जयद्रथ सिंह अपने पुत्र को ये देख रहा था, उसकी कार्य क्षमता, उसकी युद्ध कला और उसकी जो डिसीजन लेने का जो पावर देख के उसको ये लग रहा था कि ये हमीर मेरे से ज्यादा योग्य है, हमीर मेरे से ज्यादा योग्य है, और वो उसकी योग्यताओं को यूं बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि हम पता नहीं जयद्रथ सिंह कब मरेगा, कब उसको गद्दी अमीर को मिलेगी। तो वो देख रहा था कि मुझसे ज्यादा योग्य मेरा बेटा होना है, उसके बावजूद वो उस पद पर नहीं है। तो उसने स्वेच्छा से ही अपने जिंदा रहते हुए अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और राजपाट हमला के उसका राज्याभिषेक करके हम जयद्रथ सिंह
जंगल में चला जाता है, जंगल में चला जाता है जोगी बन के, साधु बन जाता है, और साधु बन के घड़े त्याग कर देता है और अमीरों को राजा बना देता है। ठीक है, हमीरदेव चौहान काफी समय तक उसको ढूंढता है, अपने पिता को, काफी समय तक हमीरदेव अपने पिता को ढूंढता है। नहीं मिलने पर आखिरकार अपने पिता का वो पिंडदान करता है, अपने पिता का पिंडदान करता है। और पिंडदान करता है दरमियान जब यज्ञ करवाता तो उस यज्ञ में अपने पिता की आदमकद सोने की प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा के साथ यज्ञ करवा के उसको जनता में दान करवा देता है। ठीक है, इसके बाद हमीरदेव चौहान अपना साम्राज्य विस्तारित करता है और अपने पिता के 32 साल, जयते सिंह जो है वो 32 वर्ष तक रणथंभौर में शासन करता है और अच्छा शासन होता है उसका। तो 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में हमीरदेव अपने पिता की याद में 32 स्तंभों की छतरी बनाता है। 32 स्तंभों की छतरी बनाता है। ये 32 स्तंभों की छतरी बनवाता है। ये 32 स्तंभों की छतरी वर्तमान में रणथंभौर दुर्ग के अंदर सैलानियों का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं और उस जो वहाँ पे किसी समय में जब रणथंभौर में हमीरदेव ने छतरी बनवाई तो यहाँ पे कोई दरबार लगा था, दरबार लगा था। आज वो छतरी लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं, हवागोरी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और वो छतरी प्रसिद्ध है उसके जयते सिंह के 32 वर्षों का शासनकाल के दरमियान। और जब भी राजस्थान में जब छतरियों पर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेट एक ना एक बात तो 32 स्तंभों की छतरी पूछ लेते हैं। राजस्थान में कुछ छतरी फेमस है, 82 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी और 32 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। तो ऐसे ही छतरियां प्रसिद्ध है जिसमें छतरी हमीरदेव चौहान सॉरी जयते सिंह की छतरी है जो हमीरदेव में बना है। चलिए साहब अब हम इस आगे चलते हैं। रणथंभौर में अपने जो रणथंभौर दुर्ग के नीचे तलहटी में एक महल बना हुआ है। वो महल इसके पिता जयते सिंह ने बनाया जिसका नाम रख दिया जोगी महल। तो साथियों अगर क्वेश्चन आ जाता है जोगी महल कहाँ है तो आपको कहाँ लिखना है रणथंभौर। ठीक है, ये जोगी महल कहा जाता है कि आज भी किंवदंती है लोगों में, वहां दंत कथा चल रही है कि रणथंभौर दुर्ग में आज भी जयते सिंह और उसके पूर्वज वहां पे बाघ बनकर उसकी रक्षा करते हैं, बाघ बनकर रणथंभौर दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। आज भी राजस्थान का सबसे पहला बाघ परियोजना रणथंभौर दुर्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते आगे। हमीरदेव चौहान वो अपने पिता से 21 था और वो भी अपनी सीमाएं विस्तारित कर रहा था। अब देखिए रणथंभौर अपना हिस्से में रणथंभौर ये अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। जब इसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा था तब उस समय दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को पदस्थ करके हत्या करके उसे गद्दी पे बैठ जाता है। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी भी महत्वकांक्षी थी, वो भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। और इधर हमीरदेव चौहान ये भी महत्वकांक्षी, ये भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही है। तो जब दोनों ही सीमा का विस्तार कर रहे हैं तो डेफिनेट था कि कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे साम्राज्य सीमा तो टकराने वाली थी। हमीरदेव चौहान हिंदुस्तान पे हिंदू राज्य स्थापित करना चाह रहा था, वही अलाउद्दीन खिलजी पूरे हिंदुस्तान में सल्तनत राज्य स्थापित करना चाह रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपना नाम ही रख दिया सिकंदर सानी।
सिकंदर सानी, सिकंदर के समान या दूसरा सिकंदर। तो ये तो अपने आप को सिकंदर मान रहा था और विश्व विजय अभियान में वो निकल गया। अब यहाँ पे क्या था कि जब भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान में जाती, मालवा अभियान में जाती, या दक्षिण के अभियान में जाती, या फिर सिंध प्रांत के अभियान में जाती, तो कहीं ना कहीं रणथंभौर राज्य आड़े आई। तो हर बार उसको रणथंभौर के साम्राज्य निकलते समय उसको टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स से अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा खिन्न हो गया था कि किसी जमाने में ये अपने अधीन थे, अब आजकल वापस अपने टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो इस टैक्स से बचने के लिए, इस बार बार की लूटपाट से बचने के लिए अलाउद्दीन का मेन उद्देश्य बन गया कि पहले रणथंभौर को विजित करो। इसी दरमियान देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनानायक नुसरत खान और उलुग खान को दक्षिण के अभियान में भेजता है। तो दक्षिण के अभियान अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के लिए भेजता है नुसरत खान और उलुग खान। तब दक्षिण के अंदर एक व्यक्ति होता है मोहम्मद महमूद खान, महमूद शाह। महमूद शाह ये एक कन्वर्टेड मोहम्मद होता है, कन्वर्टेड मुसलमान होता है, जो पहले हिंदू था फिर ये मुसलमान बन जाता है। और इसी के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण विजय प्राप्त करने में दक्षिण और मराठा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। फुल प्रयास करता है, महमूद शाह की मदद से दक्षिण पूरा जीत लिया जाता है। और इसी महमूद शाह मराठा को जीतकर एक मराठा बेगम को गिफ्ट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, कर देता है कि बादशाह खुश होगा। इसी उद्देश्य से वो नुसरत खान और उलुग खान की मदद भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं बादशाह मेहरबानी करेगा तो हो सकता है दक्कन को सुविधा बना दे उसको। मगर जब दक्षिण के अंदर जो लूट का माल वसूल किया गया था, लूट का माल, इसको खम्स भी बोलते हैं। लूट के माल को इस्लामिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में खम्स कहते हैं। ये एक प्रकार का कर है। कर तीन प्रकार का होता है, इस्लामिक जजिया, ज़कात और खम्स। तो खम्स जो होता था वो लूट का माल को खम्स कहते थे। अब लूट का माल जो था, अब लूट का माल तीन लोगों में डिवाइड हुआ, नुसरत खान, उलुग खान और तीसरा था सुल्तान। अब ये माल तीनों में डिवाइड हो गया, तो किसको नहीं मिला यहाँ पे माल? नुसरत खान को नहीं मिला। तो नुसरत खान जब ये ठगा सा ले गया, तो क्या बात है यार, लूट का माल है, बराबर सब देगा। तो इन लोगों ने मोहम्मद साहब को ये कहा कि ये लूट का माल है, खम्स है, और खम्स पर मुसलमानों का अधिकार होता है, तो तू एक मुसलमान नहीं है। तो नुसरत खान को ये बड़ा अजीब लगता है, कैसे मुसलमान नहीं, मैंने धर्म बदल दिया, अपने भाइयों को लुटवाया, अपने जो घर की बहू बेटियां थी उनको गिफ्ट करके वहां पहुंचवाया, तो अब इसी क्या बाकी रहा। और फिर अब आप मुझे कहते हो मैं मुसलमान नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी मुद्दा होगी मेरे साथ। तो इस परिस्थिति का फायदा होता है कि नुसरत खान को सही समय पर अपना ठिकाना दे कि कुछ तो गलत हो रहा है और कुछ गलत हुआ है, और अपने गलती को सुधारने का तो मौका मिलना पड़ा। तो जैसे इनको मौका मिला कि ये बंटवारा करे माल का और ये दे नहीं रहा, तो नुसरत का ये महमूद साहब हाथ निकाल लेता तलवार, और दोनों से हाथापाई होती है। हाथापाई में इनको निकाल देता है और सारा लूट का माल को कब्जे कर लेता खुद लेके। अब माल तो वसूल कर लिया, अब हिंदुस्तान को जाए कहाँ वैसी जगह जहाँ अलाउद्दीन की पकड़ना, क्योंकि ये तो सीधी सीधी अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी हो गई। अब ऐसी हिंदुस्तान में वो कहाँ जाए कि जिससे अलाउद्दीन की पकड़ नहीं हो। मोटी मोटा एक ही था जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का बादशाह बनने की तैयारी करता, और वो था हमीद और चौहान। तो नुसरत खान सीधा पहुंच जाता है हमीद और चौहान के रणथंभौर। इसकी परिणाम चला जाता है। अब यहाँ पे जो एक फिल्म तैयार हो गई थी कि जो यहाँ से मराठा बेगम को अलाउद्दीन खिलजी के घर में भेजा गया था, तो वो मराठा बेगम भी खिन्न थी इस चीज से
और वो प्रयास कर रही थी कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ से मुक्त हो और अलाउद्दीन से अपना बदला ले, अपने पति की हत्या का बदला अलाउद्दीन से ले। इसलिए वो चाह रही थी कि कोई ना कोई ऐसा हिंदू बादशाह या राजा आ जाए जिसको अलाउद्दीन को हटाकर दूसरी गद्दी पे बिठा दे। तो मराठा बेगम, मोहम्मद शाह और हमीद चौहान तीनों के बीच में एक सहमति हो जाती है, या यूं कहिए एक अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक षड्यंत्र तैयार होता है। इस षड्यंत्र का पता चल जाता है अलाउद्दीन खिलजी इसी मौके के फिराक में था कि रणथंभौर या हमीद चौहान से सीधे से आजाद कैसे लिया जाए, ना तो वो लड़े का मौका ढूंढ रहा था और अब इसको मौका मिल गया। उसने सीधा हमीद चौहान पे आरोप लगाया कि आपने हमारे दरबार या हमारे यहाँ पे हरम के साथ बदतमीजी करने वाले व्यक्ति यानी मोहम्मद शाह ने हमारे यहाँ की बेगम के साथ कुछ गलत किया है और वो गलत करके भाग के आपके दरबार में आ गया है, तो वो हमारे सल्तनत का वो दोषी है और उस गुनहगार को हमें आप सौंप दीजिए, और अगर आप ये नहीं सौंपते हो तो परिणाम के लिए तैयार। हमीद चौहान को इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी कि मोहम्मद शाह इसके दरबार में आ चुका है, तो काफी बार मना करने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी बार बार मैसेज भेजता है। आखिरकार हमीद चौहान स्वाभिमानी व्यक्ति और शरणागत की रक्षा के लिए मर मिटने वाला क्षत्रिय वीर पुरुष था। उसने भी अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भिजवा दिया कि अगर मेरे शरण में कोई व्यक्ति आ गया है, अगर शरण में आ गया है, वो भले कोई गुनाह किया हुआ है, और यदि वो शरण में आ गया है तो शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है और मैं क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा, तुम्हारे वोटो करो। अलाउद्दीन खिलजी का मौके का त्याग करा था, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने दोनों सेनाएं नुसरत खान और उल्लू खान रणथंभौर दूर पैटे करने के लिए भेजता है। तो 1291 में अटैक होता है जैन के दूर पे, जैन के दूर पे अटैक होता है, ठीक है। इस युद्ध के दरमियान हमीद चौहान के दो बड़े वीर योद्धा सेनापति और प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तो एक था धर्मपाल और दूसरा था भीम सिंह। ये हमीदियों के लेफ्ट आर्म और राइट आर्म थे, यानी इनके होते हुए धर्म हमीदियों को कुछ चिंता नहीं थी, दोनों गए तो जैन युद्ध हुआ। इसके अंदर नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, और पहले अटैक में तो ये लोग विजय प्राप्त कर लेते, फिर बाद में वापस अटैक होगा। तो वापस अटैक होता है तो उस समय ना हमीद चौहान राजसूय यज्ञ करवाता है। हमीद चौहान राजसूय यज्ञ करवाता है और उसी दरमियान वो मौन व्रत होता है, मौन व्रत होता है। तो मौन व्रत होने के दरमियान ये क्या करता है, वापस अपने प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के खिलाफ भेजता है। इस अभियान में भी ये दोनों जीत तो जाते हैं, मगर वापस आते समय ये धर्मपाल को भेज देता है, भीम सिंह वहीं रुक जाता है। तो भीम सिंह की सेना को वापस आती हुई सेना को, भीम सिंह की लास्ट में आती हुई सेना पे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अटैक कर देते हैं और धोखे से इसकी हत्या कर देते हैं भीम सिंह की। धर्मपाल जब वापस रणथंभौर पहुंचता है तो हमीद को पता चलता है कि इस भीम सिंह की मृत्यु हो गई है, तो इससे हमीद नाराज हो जाता है और धर्मपाल को ये सोचता है कि धर्मपाल ने गलती की है, इस गलती की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। इससे नाराज होकर हमीद चौहान धर्मपाल को अपने राज्यसभा से बाहर निकाल देता है और प्रधानमंत्री पद से अपर्दस्थ कर देता है। प्रधानमंत्री पद से अपर्दस्थ होने पर धर्मपाल थोड़ा रुष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद हमीद चौहान को जब ये ऐसा होता है कि धर्मपाल का इसमें कोई रोल नहीं था, ये तो भाई मिस्टेक हुआ था जिसकी वजह से भीम सिंह की हत्या हो गई, धर्मपाल का इसमें कोई रोल नहीं है, तो हमीद चौहान धर्मपाल को वापस अपने दरबार में बुला लेते हैं। मगर धर्मपाल दरबार में आ तो जाता वापस हमीद के पास, मगर उसके मन में खुंदस होती है कि मेरे साथ इसने गलत किया है। तो कहीं ना कहीं वो हमीद से अपने खुंदस निकालना चाह रहा था
यानी कुछ ना कुछ वो हमीदियों से बदला लेना चाह रहा था। तो डायरेक्ट तो लेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति का था उसने क्या किया कि बार बार लंबे समय तक युद्ध न होने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी रणथंभौर दुर्ग की। तो इस अर्थव्यवस्था को वापस मेंटेन करने के लिए धर्मपाल कुछ एक्स्ट्रा कर लगा देता है रणथंभौर सीमाओं में, अपने राज्य की सीमाओं में वो किसानों पर अतिरिक्त कर लगा देता है, जिससे प्रजा नाराज हो जाती है। इससे प्रजा नाराज अब कर लगाया किसने? धर्मपाल ने। प्रजा नाराज किससे होगी? हमीरदेव चौहान से, क्योंकि राजा वही है। तो हमीरदेव चौहान का वर्चस्व तो धीरे-धीरे क्या हो गया, इसके दूर दराज के एरिया में इसका वर्चस्व कम होना शुरू हो गया। जो हमीरदेव चौहान का जो वर्चस्व था दूर दराज के एरिया में, वहां सीमा प्रांत की जो प्रजा थी वो नाराज होने लगी। तो वो अब कुछ अल्टरनेट ढूंढ रही थी कि कुछ और अच्छा राजा है, कुछ अच्छा राजा आ जाए। तो ऐसी दरमियान, इसी समय के दरमियान अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी सल्तनत के अंदर, अपनी सल्तनत जो दिल्ली दरबार, दिल्ली आसपास का जो एरिया था, वहां पे उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, ये बाजार नियंत्रण की उचित व्यवस्था दो व्यक्तियों ने की है, या तो की है बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए, भारत के इतिहास में अगर सल्तनत काल में देखा जाए तो दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बजट व्यवस्था में ध्यान दिया। एक तो था गयासुद्दीन बलबन और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था लागू की थी, बाजार पे पूरा नियंत्रण रखा होता। इससे क्या थी, बाजार नियंत्रण की वजह से व्यापारी लोग ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। हर चीज की वस्तु की उचित कीमत थी और कीमत अच्छी वसूल की जाती थी, जिससे जनता खुश थी। तो ऐसे में इस सीमाओं के जनता में और हमीदियों की सीमा की जनताओं के लोगों में थोड़ा कंपेरिजन देखा, तो अल्टरनेट ढूंढने के लिए तो अच्छा आदमी आ जाए। तो उनको लगा कि अगर अलाउद्दीन खिलजी जैसा आदमी अपने इधर आ जाए तो हो सकता बढ़िया हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि राज चलाने की एक ही जनता भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे एक अल्टरनेट चाह रही थी। तो धीरे धीरे हमीदियों चौहान का वर्चस्व कम होता जा रहा था, और ऐसी स्थिति में इधर हमीदियों चौहान मौन व्रत में था और दरबार की व्यवस्था भी सही नहीं थी। इस परिस्थिति का फायदा उठा के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक कर दिया। सबसे पहले उसने विजिट किया जहीन का दुर्ग। जहीन का दुर्ग जो है, इसको कहा जाता है कि यदि जिसने जहीन का दुर्ग जीत लिया वो रणथंभौर का दुर्ग जीत सकता है। तो एक प्रकार से जहीन का दुर्ग क्या हो गया, रणथंभौर की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जिसे कहते हैं जहीन के दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी जहीन के दुर्ग को जीत लेता है। अब देखिए, जहीन का दुर्ग, उसके बाद में 7 पहाड़ी आती है। 7 पहाड़ियों के बीच में एक रणथंभ नाम की पहाड़ी, जिसके ऊपर रणथंभौर दुर्ग है। तो चारों ओर से वो बख्तर बनता, इसलिए अकबर का दरबारी अबुल फजल, जिसने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि सारे दुर्ग तो नंगे, रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। ये बख्तर बंद दुर्ग था जिसकी चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी इस दुर्ग के नजदीक तक पहुंच जाए ना, तब तक ये दुर्ग नजर नहीं आता था। जहीन के दुर्ग जैसे आप एंटर करोगे अंदर की तरफ, तब ये जाके इसका ये दुर्ग पहाड़ियों को नजर आता है, तब तक ये नजर नहीं आता। तो जहीन का दुर्ग क्या था, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी। जो जहीन का दुर्ग जीतेगा वो रणथंभौर दुर्ग तक पहुंच सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जहीन का दुर्ग विजिट किया। इसके बाद में आगे गया और आगे जाकर रणथंभौर दुर्ग में चारों ओर घेरा डाला। ये घेरा 2 साल तक रहता है। ये घेरा 2 साल तक रहता है। 2 साल तक घेरे रहने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचकर उसने प्लानिंग की और हमीरदेव के पास मैसेज भेजता है। हमीरदेव के पास मैसेज भेजता है कि जनाब, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। अब चूंकि हमीरदेव चौहान मौन व्रत में था और उसको ही लगा कि अब वो संधि करने के लिए आएगी, इसका मतलब वो कमजोर पड़ चुका है, और कमजोर व्यक्ति के साथ मिले जैसे आदमी भी मिले जाए। तो उसने अपने 2 द्वारपालों को भेज दिया। उसके 2 द्वारपाल थे रणमल और रणदीपाल। रणमल और
ये रणदीपाल दोनों द्वारपाल, ये दोनों जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को डायरेक्टली साम दाम दंड भेद के अंदर इस नीति के तहत, देखो साम का मतलब संधि, दाम का मतलब पैसा फेंको, ठीक है। साम दाम दंड भेद, दंड मतलब सेना से प्यार कर दो और नहीं हो तो भेद ले लो। तो यहाँ से ना तो भेद मिल रहा था, ना संधि हो रही थी, ना दाम। तो इन्होंने अंगुली टेढ़ी की। तो जैसे ये दो आदमी आए इसके पास, रणमल और रणदीपाल, तो इन लोगों को उन्होंने क्या दिया, प्रलोभन दिया कि यदि तुम लोग द्वार पर ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, आप सिर्फ हमें रास्ता बता दो, और हम जीत जाते हैं तो रणथंभौर साम्राज्य आपको दे देंगे। एक तो रणथंभौर, एक तो जयंत देंगे, हमें तो बस एक बार एंटर करना है। अब चूंकि रणथंभौर दुर्ग का जो एंट्रेंस, जो गेट है, दरवाजा, जो रास्ता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही सघन रास्ता है, हर एक आदमी जा नहीं सकता। तो आज तक उस गेट से जो गुप्त दरवाजा से लोग गए हैं, वापस कोई आया नहीं। तो रणमल रणदीपाल को ये तो पता था कि हम अगर किसी को लेके भी चले जाएंगे ना तो इसमें कोई बुरा ही नहीं, क्योंकि जाएगा वापस आएगा नहीं। तो उनके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है, और वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ दो आदमी हमारे साथ जा सकते हैं, वो रास्ता ही था, हम आपको गुप्त रास्ता बता देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इस स्थिति का फायदा उठा के अलाउद्दीन खिलजी ने रात का समय तय किया कि रात को आप हमें ले चलना। तो जब रात के समय जाने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आसपास के जितने भी गांव थे उन सारे गांवों से जो मार्केट में राई थी वो राई मंगवा दी। क्या मंगवा दी? राई। और राई के बोरे भर के उन दोनों सैनिकों के पीछे बांध दिए और खड्डा करते उनके पीछे। अब रात को जैसे जैसे वो सैनिक रणमल रणदीपाल के पीछे पीछे गए, वो राई पीछे पीछे गिरती गई और ऐसा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने समय एक सेकंड भी नहीं गवाया और पीछे पीछे उसके पीछे अपने अपने सेना को हाथों पीछे लगा दिया। अब अंधेरे में जहां जहां राई गिरी, वो राई पैरों मारी थी तो पता चल रहा था राई थी, तो वो पैरों में राई को मारते देखते ना, अंदाज लगाते लगाते वो रणमल रणदीपाल के पीछे अंदर तक चले गए। रणमल रणदीपाल ने वादे के अनुसार दरवाजे खोल दिए, मगर खोलते ही उनको एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और वो भूल छोटी बड़ी भूल नहीं थी। अंदर गए, पीछे देखा तो सैनिक सारे धीरे धीरे अंदर घुस गए। ऐसी स्थिति में जैसे हमीदुल चौहान को पता चलता है कि मामला गड़बड़ हुआ है, तो रात में ही आओ देखना था, हमीदुल चौहान मौका मिला नहीं, दोनों हाथों में तलवार ले लिया और सर पे मान लिया केसरिया, क्योंकि सैनिक अंदर तो घुस गए, बचने का कोई रास्ता नहीं था। इधर अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले उन दो गद्दारों में मारा कि जो आदमी किसी का सगा नहीं होता, जब अपने धर्म का नहीं, अपनी जाति का नहीं, अपने लोगों का अपना नहीं, तो वो हमारा कब्जा कब होगा। तो सबसे पहले ऐसे गद्दारों मारा जाता है, फिर अंदर युद्ध होता है। हमीदुल चौहान दोनों हाथों में तलवार ले लेता है और उसके जो भी वीर योद्धा होते हैं वो इस युद्ध में केसरिया करते हैं। तो ये राजस्थान का पहला युद्ध हुआ 1301 में, केसरिया। केसरिया जिसका नेतृत्व करता है हमीरदेव, और इसकी पत्नी अतिरंगदेव, उसके नेतृत्व में होता है जोहर। अतिरंगदेवी या रंगदेवी, इसके नेतृत्व में होता है जोहर, और इसके साथ में इसकी बेटी होती है पद्मा। पद्मा जो बेटी होती है, ये जो बेटी पद्मा है, तो ये उसकी बेटी थी पद्मा। हमीरदेव चौहान ने अपनी बेटी पद्मा के लिए पद्मलाव तालाब बनवाया, और यही पद्मलाव तालाब में ये पद्मा जल जोहर करती है। पद्मा जल जोहर करती है। ये युद्ध राजस्थान का पहला सागर इलाका है, जहां
केसरिया और जोहर। साका मतलब जहाँ केसरिया भी होता है और जोहर भी होता है, तो दोनों का मिला जुला क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और ये राजस्थान का पहला साका हुआ। केसरिया होता है हमीर के नेतृत्व में और जोहर होता है रणदेवी के नेतृत्व में। ये युद्ध बहुत बड़ा भयानक युद्ध था और युद्ध के अंदर हमीर जो अपनी वीरता, प्रकाशता और अपनी हमीर हट के लिए रहा कि शरणागत की रक्षा के लिए उसने सब कुछ नष्ट नाबूद करवा दिया, मगर शरणागत को नहीं दिया। इस युद्ध के बाद में जो शरणागत था नुसरत मोहम्मद शाह, उस मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, मगर मोहम्मद शाह भी ये देखकर रह गया कि एक व्यक्ति जो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, वो व्यक्ति सिर्फ मेरी रक्षा के लिए सब कुछ लुटा बैठा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के बार बार दबाव डालने पर भी वो मोहम्मद शाह ने हमेशा यही कहता रहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं दिल्ली की गद्दी पे हमीर जब चौहान का वंशज गद्दी पर नहीं बिठा दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मोहम्मद शाह जब तक जिंदा रहा तब तक प्रयास करता रहा और वो हमेशा यही चाहता था कि यहाँ दिल्ली की गद्दी पर हमीर का कोई ना कोई वंशज बैठे। ये हमारे हमीर चौहान की कहानी थी, इतिहास था। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में।